हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजीव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग आ चुके हैं सेकंड वीडियो में। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो मैथ्स यानी क्लास 10th की हम लोगों ने मैथ्स देख लिया था, पढ़ लिया था और उसका थ्योरी पार्ट जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जिसमें हम लोग HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। यदि आप पहला वीडियो अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर लिए होंगे तो आपको ये सेकंड वीडियो बहुत ही इजी लगेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि HCF का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर इसको हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है, इसका हिंदी में होता है महत्तम समावर्त और इसका हम फुल फॉर्म देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब जैसे अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझना चाहें तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया गया कि 16 और 20 एक ऐसी नंबर है जिसको आपको HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF आपको फाइंड आउट करना है। देखिए आपका अब हम क्या करेंगे, 16 का 16 हो गया, ये हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब हम इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर का मतलब होता है ये नंबर किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगी, यानी कि ये संख्या आपका 1 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं हो सकती, 7 से, 8 से हो सकती है, फिर 16 से हो सकती है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो संख्या किन किन संख्याओं से डिविजिबल होगी, यानी वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ऐसे 20 को देखेंगे तो 20 हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 2 में भी आता है, 1 में भी आता है, और फिर 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में, 10 में आता है, और फिर 20 स्वयं में आता है। ठीक, अब देखिए ये हुआ फैक्टर का मतलब, ये हमारा हुआ फैक्टर का मतलब। फैक्टर मतलब वो संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, वो भी कंप्लीटली बोले तो। अब हम देखते हैं कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन आप क्या करेंगे, ऐसे सर्कल बना लेंगे। देखिए 2 भी, इसमें भी है 2, इसमें भी 2 है, तो आप पेयर बना लेंगे, और 4 भी है और 4 भी है। अब देखिए 8 इसमें है नहीं, 16 है नहीं है, तो आपका ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, 3 आपके ऐसे पेयर बने जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाईएस्ट का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट का मतलब देखिए, हाईएस्ट का मतलब इसमें सबसे हाई नंबर कौन सी है जो पेयर के रूप में है, तो 4 ऐसी नंबर है जो कि आपकी इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर है जिनका जोड़ा बन रहा है, यानी कि जो कॉमन मैच कर रहा है वो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो यानी कि हम यहाँ से अब हमारे ये तीनों जो हमारे यहाँ पे रूल थे, फैक्टर करो, फिर कॉमन बनाओ, फिर उसके हाईएस्ट नंबर लो, हमने तीनों को फॉलो कर लिया है। आई होप कि हम लोग आंसर तक पहुँच चुके हैं। यानी इसका HCF बोले, किसका HCF, 16 और 20 का HCF हो जाएगा हमारा 4। ठीक, आपका यानी कि HCF क्या हो जाएगा, 16 और 20 यानी कि 16 और 20 का हमारा HCF हो जाएगा 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, इसको हम लोगों ने बेहतर तरीके से जाना। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि क्या होती है। आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी विभाजन विधि, यानी इसको हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तब हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक हम लेते हैं, वही वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। 16 और 20, अब हमको इसमें क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। देखिए HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का सबसे पहला रूल होता है कि जो इसमें बिगेस्ट नंबर हो, सबसे बड़ी नंबर हो, उसको हम क्या करेंगे, भाज्य के रूप में रखेंगे। यानी हम 20 को अंदर करेंगे और 16 से हम इसमें डिवाइड करेंगे।
ठीक है। जो सबसे बड़ी नंबर होगी उसको हम भाज्य के रूप में, डिविडेंड के रूप में मानेंगे, और जो हमारी छोटी होगी उसको हम डिवाइजर के रूप में मान लेंगे, नहीं भाजक के रूप में मान लेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 16 है और ये 20 है, तो आई होप कि एक बार ही जाएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा आपका, ये देखिए। और यहाँ पे आप माइनस कर लीजिए तो आपका यहाँ पे देखिए 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये 0 हो गया। अब देखिए ये 16 का भाग इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि यहाँ पे जो शेष फल आता है वो इससे डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता। ये मैंने पिछली वीडियो में भी अच्छे से समझाया है कि जब तक वहाँ पे इससे छोटी नहीं आ जाएगी संख्या तब तक हम इसको ऐसे भाग देते रहेंगे, और जैसे इससे छोटी आ जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे यानी बदल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइजर मान लेंगे और इसको डिविडेंड मान लेंगे। जैसे ही शेष फल रिमाइंडर जो आता है इससे छोटी हो जाती है, तो देखिए हम क्या करेंगे, अब इसका डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, ये आपका क्या हुआ माइनस, ये माइनस। जैसे ही आपका रिमाइंडर यदि 0 आता है तो आपका ये मेथड कंप्लीट हो गया। और लास्ट बार हम जिस डिवाइजर से यानी जिस भाजक से भाग देने पर यदि रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा SCF माना जाता है, होता ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SCF हमारा 16 और 20 का क्या हो गया है 4। देखिए हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोगों ने देखा तो 4 ही आया, और हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी डिवीजन विधि से देखा फिर भी 4 आया, यानी हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, चलिए आपके समझने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिया 36 और 50 ले लिया, ठीक है, इसका हमको SCF फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसे हमने पहले बताया आपका फर्स्ट रूल क्या होता है, दोनों में जो बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या कौन सी है 50, इसको आप अंदर कर दीजिए, ठीक है, और छोटी वाली को आप बाहर कर दीजिए, ठीक। अब इसमें से भाग दीजिए, ठीक है, इसमें क्या कीजिए आप भाग दीजिए। देखिए 36 है, इससे हाफ से भी ज़्यादा है तो यानी 1 बार ही जाएगा, एक बार जाएगा, तो 36 से कम 36, और यहाँ पे माइनस कर दिए, 10 में 6 गया तो आपका 4 बचा, और यहाँ पे आपका 4 हो गया था, यानी 4 था, एक कैरी दे दिया था तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से ये रिमाइंडर जो है इससे छोटी हो गई है, तो आपको हमने बताया था सेकंड रूल क्या होता है, इसको आप डिविडेंड यानी भाज्य बना लेंगे और इसको भाजक बना लेंगे। अब आप इसको तब तक भाग देंगे जब तक रिमाइंडर इसका इससे छोटा नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप क्या हो जाता है, आपका 2 बार जाएगा, 14 दूना 28 होता है, आपका 28 हो गया। 28 जैसे हुआ था देखिए यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, तो इससे हम कैरी ले लेंगे, तो 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 2 में 2 गया तो 0। फिर देखिए अब ये रिमाइंडर छोटा आ गया, तो आप फिर से इसको पलट लीजिए। आप तब तक ऐसे यही सतत कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 8 एक कम यानी 8 1 जा 8, ठीक है, 8 एक कम 8, यहाँ पे कितना है आपका 6 आया। फिर भी देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया लेकिन इससे छोटी आ गई, तो इसको अब पलटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए हमने कर दिया, 6 एक कम 6, ये देखिए हमारा क्या बचा 2। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर पलटा लेंगे 6 को। देखिए यहाँ पे 2 3 6, अब जाकर हमारा ये 0 रिमाइंडर आया। जब 0 रिमाइंडर आया तो किससे भाग देने पे आया, 2 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। यानी हम बोले तो SCF अगर हम 36 और 50 का अगर फाइंड आउट करें तो हमारा 2 आएगा। यानी कि SCF का मेन फैक्टर क्या होता है कि ये SCF जो फाइंड आउट होती है तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी अकेली नंबर है, बड़ी से बड़ी एक अकेली ऐसी नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। एक भी है लेकिन SCF का मतलब हाईएस्ट का आपको ध्यान रखना है, बड़ी से बड़ी एक भी है और 2 भी है, बस इसमें हाईएस्ट कौन है 2 है। तो यानी कि एक ऐसी संख्या है जो कि इसको कंप्लीटली दोनों को डिवाइड कर सकती है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 36 को भी 2 से कंप्लीट कर सकती है, देखिए 2 एक कम 2, एक गया 2 अट्ठे 16। अब 50 को भी आप 2 से कंप्लीट डिवाइड कीजिए तो आपका 25 आएगा। और बाकी आप देखते रहिए, कोई ऐसी आपको नंबर नहीं मिलेगी जिससे कि दोनों संख्याएं कंप्लीटली, दोनों संख्याएं कि एक नहीं दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 ऐसी संख्या है कि जिससे 16 भी कट जाएगी और 20 भी पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। इससे छोटी भी है, 2 भी है,
एक भी है, लेकिन हम बड़ी से बड़ी हाईएस्ट लेंगे, आपको नाम में ही काम है। यानी एचसीएफ में आप देखेंगे जो इसमें एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर है, वही तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको उसी को समझना है। देखिए यहाँ पे आपको, आई होप कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया है। ठीक, यदि हम इसी को देखें, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम क्या करें, इसको हम एल्गोरिथम के अगर हम रखें, एल्गोरिथम वाले में ईडीए में रखें, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम में रखें, तो कैसे रखेंगे, उसमें कहा जाता है कि आपका फर्स्ट उसमें स्टेप के रूप में रखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में आप रखेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेप में कैसे, हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे आपका हो जाएगा भागफल और आपका हो जाएगा प्लस शेषफल। ये मैंने आपको फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था। अगर इंग्लिश में देखें तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड, और ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, यानी स्मॉल में इसको हम रख लेते हैं, और ये हमारा हो जाएगा कोसेंट, और ये हो जाएगा हमारा आर। बस इसको आपको ये लिखना नहीं है, बस मन में याद रखना है, और इसी में आपको पूरा तरह से रख देना है। तब देखिए फर्स्ट स्टेप यानी क्या कहलाता है, जहां पे आप यानी कि संख्या को पलटे हैं, तो ये पलटे हैं, इसके पहले की जो प्रोसेस थे ये वाली, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड कौन है, 20 है, ये आपने रख दिया 20, डिवाइजर कौन था, 16 था, और देखिए क्वोशेंट कितना था, 1 था, और आपका रिमाइंडर कितना आया है, 4 आया, तो आपने ये रख दिया। अब आप चलते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप में चलते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप यानी जब तक में आपका ये सेकंड, जब तक आपने पलटाया नहीं, तो ये आपका सेकंड स्टेप है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है, तो देखिए इसमें डिविडेंड कौन है, भाज्य कौन है, 16 है। फिर देखिए इसमें भाग किससे दिया गया है, 4 से दिया गया, भागफल कितना आया है, 4 आया, और शेषफल कितना है, 0 आया, तो ये आपका 0। और जैसे यहाँ पे 0 आया तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये आपका है 16/20, तो 16/20 का एचसीएफ बराबर आपका लास्ट बार किससे डिवाइड हुआ है, 4 से, 4 होगा, 4 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका कहता है एल्गोरिथम मेथड, यानी कि आपका यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम, ये आपका कहता है। यही तो इसका एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो परिभाषित हो, और एक प्रॉब्लम को यानी एक समस्या को, एक विशेष समस्या को सॉल्व करने के लिए हमको एक मतलब प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड, विधि प्रदान करे। तो यही तो विधि हमको प्रदान कर रही है, विधि प्रदान कर रही है कि आप पहले इसको इसमें भाग दीजिए, फिर इतना रिमाइंडर आएगा, इतना आपका क्वोशेंट आएगा, भागफल आएगा, शेषफल आएगा। यही तो आपके पूरे स्टेप जो है, यही तो एक सुपरिभाषित श्रृंखला है। अब आपको असली मतलब समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, एल्गोरिथम मेथड आपको समझ में। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो था 135 एवं 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है, यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। ठीक ना, यानी कि उसने बोला है, लेकिन हमको इसको करने से पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड में करेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग करना चाहें, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर करते हैं इसको पहले, देखिए इसमें से दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, 225 बड़ी है, 135 छोटी है। तो 225 को हम क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, और फिर आप 135 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसमें तब तक डिवाइड करेंगे जब तक इसके रिमाइंडर 0 या फिर इससे छोटा ना जाए। देखिए 135 है और ये आपका 225 है, तो ऐसी संख्याओं जिसका आपका टेबल ना लर्न हो, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आप क्या 100, और ये मान लेंगे 200। तो 100 का 200 में 2 बार चला जाएगा, लेकिन ये 35 है, 35 दूना 70 होता है, जबकि ये आपका कितना है, आपका 25 है, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका एक बार जाएगा। तो 135 एक कम 135 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 5 में 5 गया 0, ये आपका इससे कर ही लेगा, 12 में 3 गया तो क्या हो जाएगा 9।
ये आपका 0 हो गया। अब आप देखिए इससे रिमाइंडर ये क्या हो गया, शेषफल छोटा हो गया, तो इसको आप पलटा लीजिए, 135 को अंदर कर लीजिए, इसको डिविडेंड मान लीजिए। ठीक है, आपने डिविडेंड बना लिया। अब क्या कीजिए, 90 का भाग इसमें दीजिए, तो 90 है, इसको मान लीजिए 100, तो 100 करेंगे तो ये 100 है और ये आपका 200 नहीं जा सकता, यानी 90 भी नहीं जा सकता, यानी एक बार जाएगा। तो 90 कम 90 हो गया आपका, ये 5 में 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, और ये 13 है तो 9 4 13, यानी कि आपका ये हो गया। अब देखिए फिर छोटा हो गया, तो इसको आप अंदर कर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, अंदर हो गया। अब 45 दूना आपका 90 होता है। ये देखिए आपका अब आया इसमें रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आया तो आपका ये जो लास्ट वाला डिवाइजर है यानी कि भाजक है, ये आपका HCF होगा। ठीक, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 135 एवं 225 का HCF बराबर क्या होगा, 45 होगा, 45 होगा। ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें, एल्गोरिथम से लिखें, तो उसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए आप लोग एल्गोरिथम के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो एल्गोरिथम के माध्यम से हम आपको लिखना बताए हैं अभी, फिर भी हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है, आपको काफ़ी चीज़ें यानी कि आपको वो सूत्र याद होना चाहिए। मैं तब तक के लिए लिख लेता हूँ कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे आपका भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखिए आपका फर्स्ट स्टेप आपका कहाँ तक था, ये था आपका फर्स्ट स्टेप, ये आपका था फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था, तो आपका देखिए यहाँ भाज्य बोला यानी डिविडेंड बोला, तो डिविडेंड आपका कितना 225 है, 225 हो गया। ठीक है, अब 225 हो गया है, और आपका डिवाइजर यानी भाजक कितना था 135 था, और आपका भागफल कितना आया है 1 आया है, और आपका शेषफल कितना आया है 90 आया है, तो आप यहाँ पे 90 लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में जाना है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए आप 135 को अंदर कर देंगे, यानी कि भाजक यहाँ पे भाज्य क्या है 135 है, और भाजक क्या है 90 है, तो 90 गुणे शेषफल कितना आया है, वो नहीं आपका भागफल कितना 1 आया है, और शेषफल कितना आया आपका 45 आया है। ठीक है, यह आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आपका आता है थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में आपका देखिए भाज्य क्या है 90 है, और आपका भाजक क्या है 45 है, और देखिए आपका भागफल कितना है 2 है, और शेषफल कितना है 0 है। जैसे ही 0 आ गया तो आप यहाँ पे लिख देंगे सो दैट या तय करके कि आपका ये जो दिया हुआ 135 एवं 225 का HCF बराबर 45 यानी 45 होगा, ये आप लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा कि हमको कैसे करना है। सिर्फ आपको इसका ध्यान रखना है, जो आपको फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इसमें भी मैं लगातार बता रहा हूं, तो आपको इसको ध्यान रखना और इसी को आपको बस स्टेप पहचानना है। इसमें स्टेप यहाँ तक गया, जब तक आप नहीं पलटाएंगे तब तक वो एक स्टेप कहलाएगा। भले आपको 2-3 बार आपको टेबल ले जाना पड़े, 2-3 बार डिवाइड करना पड़े, वो एक ही स्टेप होगा। स्टेप तभी चेंज होगा जब आपका डिवाइजर और डिविडेंड यानी भाजक और भाज आपस में बदल जाएंगे, तभी आपका नया स्टेप होगा। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखें तो उसमें काफ़ी सारी हिंदी लिखी हुई है, उसको भी अगर हम लिखना चाहें उसके रूप में तो कैसे लिखेंगे, आइए हम तीनों रूप देखते हैं। आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं, या फिर आपके जो टीचर स्कूल के या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टीचर सजेशन दें उसको भी आप कर सकते हैं। बट मैं बेहतर से बेहतर मेथड्स आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आगे, देखिए अगर हम बुक की एग्जाम्पल्स में जो जैसा तरीका दिया हुआ अगर उस तरीके से करना चाहें तो हम कुछ इस तरह करेंगे। इसी सवाल को हम लोग उस तरह करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट डालना है, यानी कि चरण पहला डालना है। ठीक है, चरण पहला करना है और फिर यहाँ पे लगाना है, चूँकि आपका क्या है यहाँ पे 225 बड़ा है किससे 135 से। ठीक है, चूँकि ये आपका ग्रेटर देन है इससे, है ना, इसलिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। अब आपका यहाँ पे जो हमने बताया था कि इसको डिवाइड करने पे क्या मिला था, देखिए यहाँ पे 225 आपको निकालना था, 225 बराबर इससे आपने भाग दिया था 135 से, तो 135 लिखेंगे और जो भागफल आया है तो आप उसको लिखेंगे, अब प्लस आपका क्या रहेगा 90 जो आपका शेष फल आया हुआ। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर डालेंगे आप चरण सेकंड, ठीक है, यानी स्टेप सेकंड। फिर लिखेंगे चूंकि अब इस बार आपको देखना है यहाँ पे, ये देखिए 135 अब बन चुका है, ये 135, तो 135 आपका बड़ा हो जाएगा इस बार किससे, 90 से। जो रिमाइंडर आया 135 और 90 में देखेंगे, इससे आपका ये बड़ा है। तब बड़ा है तो क्या करेंगे, अब सेकंड स्टेप को लिखेंगे 135 बराबर ये आपका 90 से भाग दिया गया है तो आप 90 लिखेंगे और फिर आपका भागफल कितना 1 आया है और फिर आप ये जो रिमाइंडर यानी शेष फल आया उसको आप लिखेंगे 45। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से ये लिख सकते हैं, देखिए ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब आते हैं हम लोग चरण थर्ड में आते हैं। ठीक, अब करते हैं तो फिर लिखते हैं चूंकि 90 बड़ा है किससे, 45 से, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम 60 में लिख देते हैं EDA, आप पूरा लिख लीजिएगा इसी तरह के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही मेथड अपनाएंगे जो यहाँ पे थर्ड स्टेप था। थर्ड स्टेप यानी कि आपका क्या लिखना है, 90 बराबर लाना है तो 45 का गुणा 2 में करना पड़ेगा और आपको शेष फल जो आया उसको जोड़ना पड़ेगा, तो आपका 90 आ जाएगा। आपका ये तीनों स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, जैसे आप किताब में देखेंगे, अगर बुक में देख रहे हैं आप, मैं देख पा रहा हूँ, उसमें जैसे लिखा करता है कि चूंकि, यहाँ पे लिखो पहले आप कि चूंकि शेष फल क्या आ चुका है, शेष फल यानी कि 0 यानी 0 आ चुका है, आपका शेष फल यानी आपका क्या आ चुका है, 0 प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, और फिर अंतिम भाजक आपका क्या है, अंतिम भाजक आपका अंतिम भाजक क्या मिला है, यानी डिवाइजर 45 है, 45 है। तो अतः 225 एवं 135 का HCF 45 होगा। ठीक, आप ऐसा करके लिखेंगे। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, HCF होगा। ठीक, तो आप ये बुक तरीके से भी थोड़ी सी हिंदी मेंशन करके, यानी कि आप वर्डिंग आप इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। ये आपका बार बार लिखना पड़ेगा, पूरे स्टेप में लिखना पड़ेगा। तीनों स्टेप मैंने यहाँ पे शार्ट कर दिया, आप शार्ट मत कीजिएगा, पूरा लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये आपका तीनों स्टेप, जितने स्टेप यहाँ पे आएंगे आपको पूरे स्टेप ऐसे ही बना करके उसी एक फार्मूले से आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है। और आई होप कि इससे अलग तरीका नहीं हो सकता कि आप उसको भी कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ NCERT में, और ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है, और इसका शार्ट रूप भी मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, तो आपको तीनों मेथड हो गए हैं, 3 तरीके हो गए हैं आपको इसके। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम नोट करते हैं, दूसरा है आपका 196 एवं 38,220 आपका दिया हुआ है। अब इसको आपको फाइंड करना है HCF, लेकिन EDA से। ठीक है, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, तो हम लोग बस लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग एल्गोरिथम कर लेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी नंबर क्या है, ये है, और आपका छोटी क्या है 196, तो 196 को आप यहाँ रखेंगे, और 38 और आप 22 0 आप यहाँ पे 38,220 को आप यहाँ रखेंगे। एक बार क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए, 196 ठीक है आपका, और ये आपका 38,220, ये भी 38,220 आपका करेक्ट है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं अब देखिए यहाँ पे 196 यानी कि 200 है, और यहाँ पे आप 100 में जाएंगे तो ये देखिए आपका 2 यानी कि 300 है, 382 है। अगर आप इसको 200 मानते हैं तो 200 का डबल करेंगे तो 400 होगा, और यहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम है, कितना कम है, 4 कम है। 4 का डबल करेंगे आपका कितना आएगा, 8 आएगा। 8 यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपका कवर नहीं होने वाला है, यानी आपका एक बार ही जाएगा। तो आप एक बार ले जाइए। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, 196, एक कम 196, ये आपका माइनस के, यहाँ 12 में 6 गए तो 6 बचा, और ये आपका 7 था, इसको एक कैरी दे दिया था, ये 17 है, वो 17 में जाएगा तो 9 8 17, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 2 बचा, 2 में 1 गया तो आपका 1 बचेगा, 186, और नेक्स्ट संख्या आपकी 2 है, यानी 1862 आपकी आ चुकी है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 1862 आ गई है, तो आप इसमें अभी देखिए इससे छोटी है कि बड़ी है, ये बड़ी है, इसलिए अभी आप इसको नहीं पलटेंगे, इसी का भाग अभी देते जाएंगे। तो फिर देखिए आप इसका टेबल यहाँ पे पढ़िए, 1862 ना जाए तो अब अगर आप गेस कर पा रहे हैं, अगर इसको 200 मान रहे हैं, 200 मानेंगे, देखिए ये आपका 1800 है, यानी कि 2 9 18 होता है, यानी कि 9 बार आपका चला जाएगा, और ये आपका रहा है, हम 4 कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो एडजस्ट आपका हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 9 बार जाएगा। तो 9 का यहाँ पे इंटू करते चले जाएंगे, क्योंकि टेबल हमको नहीं पता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका इंटू कर लेंगे। 9 छक्का 54 की 4 आ जाएगा, 5 आया, 9 9 81 81, और 5 86 की 6, 8 आया, 9 1 कम 9 9 8 17, ये देखिए, और आप इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये आपका 5 था क्योंकि एक कैरी दे दिया था, ये 15 होगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 6 15, ये 7 में 7 गया 0 0, अब आपका आया 0, 980 है। अगर इसको आप 200 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 25 आपका 10, यानी कि 1000 आएगा। अगर आप 5 बार ले जाएंगे तो 1000 आएगा, यहाँ पे 4 कम है लेकिन यहाँ ज़्यादा है, तो आप कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे 5 बार ले गए तो 1000 हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसको, ये देखिए 4 कम है तो 4 पंचे 20, आपने 20 कम लिया था, और यहाँ पे 20 देखिए कम है, यानी आपका करेक्ट जा रहा है 5 बार। तो आप यहाँ पे कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। आई होप आपको तरीका पसंद आ रहा हो। देखिए यहाँ पे आपका, ये आपका क्या हुआ, आपका 5 बार चला गया। अब आप 5 का गुणा यहाँ पे करें, 5 6 30 के 0, 3 आया, 5 9 45, 45 3 48 की 8 4 आया, 5 कम 5 4 9, ये देखिए आपका सब 0, रिमाइंडर 0, यानी कि यही एक संख्या ऐसी थी जो सबको रिमाइंडर 0 ला ली, यानी आपको पलटाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं देखता हूँ कभी कभी बच्चे क्या होता है, डाउट्स में होते हैं कि हमको कब पलटाना है, कब नहीं पलटाना है, कब चेंज करना है। तो आपका जब तक इसका रिमाइंडर छोटा नहीं आएगा तो आप उसी समय उसी भाजक से आप बार बार डिवाइड करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे। देखिए अब ये हमारा हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम चलते हैं EDA यूक्लिड डिवाइजर एल्गोरिथम से करते हैं। तो यहाँ पे आप डाल लेंगे फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप की बात करें अगर हम इसको ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप की बात करें, हिंदी वाले हिंदी में चरण पहला लिख लेंगे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में बताया है। और यहाँ पे फिर वैसे करेंगे, चूँकि यहाँ पे जो है 3 8 2 2 0 बड़ा है किससे, 1 9 6 से बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे EDA से। EDA हिंदी वाले लिख लेंगे, हिंदी में यूक्लिड विभाजन आपका एल्गोरिथम से, और इंग्लिश वाले फुल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी के सहारा से हम इसमें जो ये फर्स्ट हमारा केवल एक ही स्टेप है, हम इसमें क्या करेंगे, आपका इसको फाइंड आउट करना है, ये आपका डिविडेंड है यानी कि भाज्य है, तो इसको आप बाहर लिखेंगे, सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ रखेंगे 196 इंटू आपका ये आया 195 प्लस आपका रिमाइंडर 0 आया, यानी आपका यहीं पे 0 आ गया। तब आप क्या लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 यानी कि आपको क्या मिला, शून्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, एवं या फिर तो अंतिम भाजक 196 है, अतः 38
220 एवं 196 का HCF बराबर 196 होगा। ये देखिए, आई होप कि आपको समझ में आएगा और आपको लिखने का तरीका भी पता चल गया है। इसमें एक ही स्टेप था तो हम लोग एक ही स्टेप करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बुक में क्वेश्चन में दिया होगा आपका, है ना, एक ही स्टेप है और आप एक ही स्टेप में आंसर आ चुका है, तो बहुत सरल तरीके से आप सीख पा रहे हैं। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी न्यूज़ दीजिए कि बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप भी पढ़ो, इस लॉकडाउन में भी हम आपके साथ तत्पर हैं और आप रखिए, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आइए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 क्वेश्चंस, यानी 2 नंबर्स दी हुई हैं। एक 867 है यानी 867 है और दूसरी है 255। इसका आपको HCF फाइंड आउट करना है उसी तरीके से। तो आपको मैंने बता दिया है, आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मैं फिर भी आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे बड़ी नंबर कौन सी है, 867 है, तो आप 867 को क्या करेंगे, अंदर रखेंगे। ठीक है, ये मैंने रख लिया। अब इसको मान लीजिए अब 250 है ये, और ये कितना है, 850 है। तो 250 का टेबल ऑलरेडी आता रहता है। मैंने बेसिक मैथ्स में आपको बहुत ही अच्छे से टेबल रटना, यानी कि बेस नंबर्स वालों का मैंने इसमें ट्रिक बता रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 250 मानते हैं तो 250 दूना 500 होता है, 500 फिर आपका 2.5 त्रिक्का करेंगे तो 750 होता है, और चौको करेंगे तो 1000 होगा, यानी आपका ये 3 बार जाएगा। 3 बार करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 3 पच्चे 15 की 5, 1 आया, 3 पच्चे 15, 1 16 की 6 आया, और आपका 1 आया, 3 दूनी 6, 1 7, आपका 765 आ चुका है। इसको घटा दीजिए, 7 में 5 गया तो आपका कितना आया, 2 आया, 6 में 6 गया तो 0, यहाँ पे आपका 102 आ चुका है। अब देखिए ये छोटा हो चुका है, छोटा हो चुका है तो इसको आप पलटा लीजिए, 255 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 100 हो गया, इसको 100 मान लीजिए 100, और इसको 200 मान लीजिए, तो 2 बार जा रहा। ठीक है, कितनी बार जा रहा, 2 बार जा रहा। इसको 2 बार करेंगे, 2 दूनी 4, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, तो यानी आपका 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 शून्य 2 एकम 2, ये आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपका 0 हो गया। आप इसको फिर छोटा हो गया, इसको पलटा लीजिए, 102 को अंदर कर लीजिए। ये देखिए आपका 51, यानी इसको 50 मान लीजिए, 50 दूना 100 होता है, चला जाएगा, और 1 दूना 2 होता है, यानी कि आपका करेक्ट जा रहा है। तो आपका यहाँ पे 102, और आपने माइनस किया, यहाँ पे 0 मिल गया, यानी आपका रिमाइंडर 0 आ चुका, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 867 एवं 255 का HCF बराबर कितना है आपका, 51 होगा। और अगर हम एल्गोरिथम से देखें तो आप उसको भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, कि जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था। अब आइए हम लोग एल्गोरिथम से करते हैं, जैसा कि हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, मैं बुक में देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आप, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, यानी कि चरण नंबर 1। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, स्टेप हो गया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि कौन सा आपका पहला, ये बड़ा है आपका, तो यहाँ पे लिख लेंगे 867 आपका बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है आपका, किससे है, 255 से। ठीक है, 255 से आपका है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आप अब लिखेंगे, इसलिए EDA से आप हिंदी में लिख लेंगे। इसमें पिछले एग्जाम्पल के जैसे हमने पहले क्वेश्चंस करा चुके हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ तक आया था, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका बड़ा है तो यहाँ पे रख दीजिए, आपका भाज्य आप बाहर रखेंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक, यानी आपका 255 है, अगुणे भागफल यानी 3 है, और आपका प्लस शेषफल कितना आया था, 102, आप 102 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक,
फिर आप ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, अब आप आते हैं सेकंड स्टेप में। तो आप क्या करेंगे सेकंड स्टेप में, यानी चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 2 में करेंगे तो फिर से आप लिखेंगे, चूंकि 255 बड़ा है, किससे बड़ा है, ये वाला उठाएंगे और ये वाला बीच वाला, ये भाजक नहीं लेते, भागफल नहीं लेते, सॉरी भागफल नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ा है किससे, 102 से, 102 से बड़ा है। तो क्या करेंगे आप, हम फिर से इसलिए लगाएंगे और EDA से, ठीक है, ED से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको 255 लाना है तो 255 आप क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 255 लाना है तो आपको क्या करना है यहाँ पे, हाँ 255 लाना है तो 102 आपका है, 102 गुणे आपका 2 हुआ आपका, और आपका शेष फल आया 51। अब आप यहाँ पे थर्ड स्टेप की ओर देखेंगे। थर्ड स्टेप आपका है, थर्ड स्टेप क्या है, फिर आप लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे 102 बड़ा है किससे, 51 से, ठीक है, तो इसलिए आपका करेंगे EDA से, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 102 लाना है तो 102 बराबर क्या करेंगे, 51 गुणे 2 + 0, ठीक, ये आ गया। अब आप यहाँ पे नीचे वही चीज़ लिखेंगे कि चूंकि शेष फल 0 प्राप्त हुआ है और अंतिम भाजक हमारा 51 है, अतः इसका HCF 51 यानी 51 होगा। अब बस आप ये आप लिख लेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कर सकते हैं आप अच्छे से, एक बार इसको देख लीजिए। फिर हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मेन वाले सेकंड पे, ठीक है। तो आगे आइए चलते हैं। तो देखिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां पे ये q जो है एक पूर्णांक यानी कि आपका इंटीजर्स होगा। तो ये कहना चाह रहा कि हमको प्रूव करना है कि कोई भी विषम पूर्णांक, विषम यानी कि आपका ऑड जो होता है, ऑड इंटीजर्स होता है, वो इसी रूप में लिखा जाएगा। कोई भी ऑड आपका इंटीजर हो, कोई भी विषम पूर्णांक हो, कोई भी हो, उसको हम इस तरह रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा, इसी रूप का होता है या नहीं होता है। तो इसने होता तो है, ये प्रूफ है कि होता है, उन्होंने बताया हाँ है, लेकिन आप बताओ क्यों है, मतलब आपसे पूछ रहा, क्यों का सवाल पूछ रहा, क्यों का जवाब चाहता है वो, कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इसी रूप का होता है, यस या नो। अगर यस तो फिर बताओ कैसे, नो तो फिर भी बताना पड़ेगा आपको कैसे नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों एक पूर्णांक है, तो हम क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ये क्वेश्चंस जो होते पेपर में आते भी हैं, मोस्ट भी हैं, और बच्चों को कम यानी कि कम से कम समझ में आता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सीरियस होके देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6q + 1, आप देख रहे हैं q जो है, हम लोग जो फार्मूला देखे थे तो उसमें क्या था, यही तो था d × q + 1, यानी इसको हम अगर स्टैंडर्ड फार्मूला में रखें तो ये ऐसा था जो यूक्लिड ने दिया था कि a बराबर कोई पूर्णांक है और जो हमारा ये भाजक है तो उसमें जो भागफल का गुणा करेंगे प्लस शेष फल आएगा। तो आप देख रहे हैं तो ये इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6q + 1, यानी ये 6 b यानी आपका 6 हुआ, और यहाँ पे q ऑलरेडी है, ये आपका प्लस यानी प्लस के स्थान पे r उन्होंने बताया था, सॉरी r था हमारा, तो ये हमारा इस रूप में वो पहले से बना हुआ, यानी हमको ये फाइंड आउट करना है नंबर्स, ठीक है। तो इसी रूप का होता है या नहीं होता है, तो आपको हमने बताया था फर्स्ट वीडियो में भी और इसमें भी कि अगर हम, ये हमारा क्या b है यानी कि डिविडेंड है, b है तो यानी कि ये डिवाइजर है, और जब डिवाइजर है तो आपको पता है अगर हम किसी संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि वो कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटी ही आएगी। यानी अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, या तो 5 होगा, शेष फल या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। यानी इसका आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 6 से कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो उसका शेषफल 5 होगा, या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। ये मैंने यूक्लिड ने भी बताया था अच्छे से कि अगर हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका हमेशा शेषफल छोटा आता है। तो देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे कैसे अब इसको प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेंगे समझने के लिए।
ये देखिए आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने a बराबर बी क्यूब प्लस आर, यानी जहाँ पे r आपका क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन कभी भी यानी कि आपका d यानी यहाँ पे अगर हम इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला हम देखें तो b से कभी भी बड़ा नहीं होगा। यानी कि अब अगर हम 6 से यहाँ पे b बराबर कितना है, देखिए 6 है। अगर हम b बराबर 6 है, अगर हमारा b बराबर 6 है तो हम a यानी कि हम यहाँ पे r बराबर क्या निकाल सकते हैं कि 6 है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5 4 3 2 और 1 होगा, और आपका 0, ये आपके आ गए। तो वो नंबर क्या होगी, अगर नंबर को देखा जाए, फर्स्ट नंबर देखिए अगर हम, तो क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पे 6q प्लस 0, ठीक, पहली नंबर बन जाएगी आपकी। दूसरी नंबर क्या बन जाएगी आपकी 6q प्लस 1 बन जाएगी आपकी। तीसरी क्या हो जाएगी आपकी 6q प्लस 2 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा आप। ठीक, यहाँ पे और चौथी नंबर हो जाएगी 6q प्लस आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। फिर आपका पांचवी नंबर हो जाएगी 6q प्लस 4 हो जाएगा आपका। फिर आपकी लास्ट नंबर हो जाएगी 6 नंबर हो जाएगी 6q प्लस 5 हो जाएगी। जितने यहाँ पे आपके रिमाइंडर यानी शेष फल आएंगे वो हाँ उसी को हम यहाँ पे बना के रखेंगे। एक बार इसी r के स्थान पे 0 रखेंगे, एक बार इसी r के स्थान पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। और b का मान हमने यहाँ पे इसमें खुद दिया हुआ है, हमारा क्या है, डिविडेंड क्या है हमारा b यानी 6 है। तो ये हमारी संख्याएं बन चुकी हैं। और एक बार जब यहाँ बराबर लग चुका है तो आपका यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको प्रूव करना है। अब देखिए अच्छा, इसका ये 0 लिखा हुआ मतलब कुछ नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, 6q अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3q यानी कि 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी को अगर हम देखें, अब देखिए ये आपका 2 के मल्टीप्लाई में हो गए। और जो 2 की मल्टीप्लाई में होता है, आप लोग देखे होंगे जो संख्या 2 के मल्टीप्लाई में होती है, मल्टीपल होती है, तो वो हमेशा कैसी नंबर होती है, ऑड या इवन होती है। ठीक है, आप लोगों ने रूल में भी पढ़ा होगा कि जो 2 से डिविजिबल हो वो आपका क्या होती है, सम संख्या होती है। यानी आपका ये क्या हो गई, आपकी सम पूर्णांक हो गई। क्या हो गई, सम पूर्णांक हो गई है। सम पूर्णांक बोले तो आपका इवन नंबर, इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स आपका हो गई है। अब देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 यहाँ पे है। अगर हम इसमें से देखिए, अगर हम इसका फैक्टर करेंगे 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखिए 2 इंटू 3q लिखते हैं प्लस 1, तब बताइए अगर हम इससे 2 कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले ले 2 हम इससे, तो इसमें कहाँ पाएंगे, यानी कि इसको हम 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। इसलिए क्या होगी हमारी विषम पूर्णांक होगी। क्या होगी, विषम पूर्णांक होगी, यानी कि ऑड इंटीजर्स होगी। ठीक है, ऑड इंटीजर्स होगी। अब इसको देखिए, इसमें अगर फैक्टर करेंगे 2 इससे भी मिल जाएगा, 2 इससे भी मिल जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1, क्योंकि इसका 2 हम जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, अब जब मल्टीपल हो गया 2 के, तो ये कैसी संख्या होगी हमारी, सम पूर्णांक होगी। क्या होगी, सम पूर्णांक होगी, यानी कि इवन इंटीजर्स होगी, इवन इंटीजर्स होगी। अब देखिए अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमका 2 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 3 के मल्टीपल वाले यहाँ पे सम विषम नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या करेंगे 2 का ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं हो सकता, यानी कि आपका ये क्या है, विषम पूर्णांक होगा। यहाँ पे इसमें 2 के मल्टीपल में नहीं आ सकता है, इसलिए क्या होगा, विषम इंटीजर्स यानी कि ऑड इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपका 2 निकल आएगा, इसमें भी 2, तो इसको भी हम 2 के मल्टीपल में रख सकते हैं। 2 3 6 यानी 3q बचा, और 2 2 4 यानी 2 बचा। जब 2 के मल्टीपल में जिसको रख सकते हैं तो आपका क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, यानी आपका इवन इंटीजर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम नहीं कर सकते हैं, इसमें देखिए आपका 2 नहीं मिलेगा, 5 का फैक्टर नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या है, इसका नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगी आपकी विषम होगी। क्या होगी, विषम पूर्णांक होगी। क्या होगी, विषम पूर्णांक यानी ऑड इंटीजर होगी। क्या होगी, ऑड इंटीजर होगी।
ठीक है, आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया। तो आप बताइए यहाँ पे कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का होते। विषम पूर्णांक अब आपको उठा लेना है, विषम पूर्णांक उठा लेना है। देखिए विषम पूर्णांक ये है आपका, तो 6 + 1 के रूप का आया, यस। फिर आपका विषम पूर्णांक देखिए 6 + 3 आया, यस। फिर आपका देखिए विषम पूर्णांक कौन 6 + 5 आया, यस। यानी कि विषम पूर्णांक इस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अतः जैसे आप बुक के एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो बुक के एग्जाम्पल्स में आपका मिल जाएगा लास्ट में कैसे लिखा जाता है। अतः आप लिख सकते हैं 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अकॉर्डिंग लिखना रहता है लास्ट में। तो आप क्या करेंगे, ये विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होगा। क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, इसमें विषम पूर्णांक बस पूछा तो आप कर सकते हैं ये विषम पूर्णांक के रूप का होगा या रूप में लिखा जा सकता है। रूप का होता है यानी कि होता है, रूप का होता है, यहां पे कर लीजिए, ठीक है, रूप का होता है, ठीक। तो आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि ये कैसे हुआ। एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को और इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और ये पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या पूछा था, दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, यानी कोई भी आपका एक विषम पूर्णांक अगर आप लेते हैं तो वो इस रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, यस या नो। यस तो फिर कैसे, वाई कैसे, क्यों, और नो तो क्यों, ठीक है। दोनों में ये पूछ रहा आपसे रीजन। तो हम इसी को प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है A = BQ + R होता है। R जहाँ पे 0 से बड़ा या तो फिर आपका डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ पे जब हमारा B यानी 6 है तो R हमारा क्या होगा, इससे छोटा होगा। और आपकी संख्याएं क्या बन सकती हैं, ये देखिए हमने इसी के सहारा से एक बार 0 लिया और एक 5 तक लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 2 के मल्टीपल क्यों बनाया, 3 के क्यों नहीं बनाया, 4 का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप पढ़े 2 के डिविजिबिलिटी रूल में। आप देखेंगे बेसिक प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पता चल जाएगा, उसमें वीडियो अपलोड है। तो आप वहाँ पे देखें 2 से क्या होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट अंक होता है, वो अगर 2 यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर इवन नंबर हो तो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 से डिविजिबल है यानी विभाजित हो जाए तो वो आपकी सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर होती है। तो यहाँ पे आपको विषम बताना है। तो ये क्यों नहीं होगी विषम, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है, यस। और इसको हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये जो क्यू है, क्यू इसने बोला था कि वो एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है, आप यहाँ क्यू पूर्णांक है तो ये आपका पूर्णांक हो गया। ये 2 के मल्टीपल में है, और 2 कोई भी आप ले लीजिए, जैसे 2 आप ले लीजिए, 3 भी लीजिए तब भी 6 आ रहा, अगर 4 लीजिए तब भी आपका 8 है। ये देखिए आपका सम नंबर ही आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं 2, 4 लेकर के, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। ये केवल आप कुछ नंबरों में सेटिस्फाई हो सकता है, सभी में नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको यहाँ पे देखेंगे कि आपके कोई भी पूर्णांक है, इसलिए आप यहाँ पे 2 के मल्टीपल में अगर आ रहा तो वो सम ई पूर्णांक होगा, इवन इंटीजर होगा। अगर 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा तो विषम पूर्णांक होगा। तो इस तरह हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अच्छा, फाइंड आउट कर लिए तो हमने जब प्रूव करके दिखा दिया तो हम यहाँ पे अतः करके, सो दैट करके हम लोग लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा होता है। आई होप कि आपको इसको बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल्स में सवाल दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज 1.1 का ही एग्जाम्पल है, वो भी इसी तरह का है, उसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल सवाल। तो हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन था मेन, उसी जैसे सेम हमारा यानी कि एग्जाम्पल में सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है दोनों, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे आपका b का मान बदल गया है। आपको b का मान ही हमेशा ध्यान रखना है। देखिए दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, यहाँ पे समपूर्णांक बोल दिया है, 2q के रूप का होता है, यानी कि अगर हम धनात्मक समपूर्णांक लेते हैं तो इस रूप का पाया जाएगा, और अगर हम विषम पूर्णांक लेते हैं तो 2q + 1 के रूप का पाया जाता है, यानी होता है, जहाँ q एक
पूर्णांक है, क्यों एक कहाँ है, पूर्णांक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी तरह सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड फार्मूला आपको सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेना है। ये देखिए हमने लिख लिया। अब जब लिख लिया तो आपको यहाँ पे 0 से बड़ा या छोटा r का मान होगा, लेकिन आपका b से इसकी वैल्यू कम होगी। जब ये होगी तो आपका b का मान क्या हुआ, यहाँ पे 2 दिया हुआ, देखो 2 क्यों लिखा हुआ, 2 हो गया। तो आपका r का मान क्या हो जाए, 2 का रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 से कम आएगा, यानी कि या तो फिर आपका 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो आपकी नंबर क्या बनेगी, पहली नंबर बनेगी आपकी 2q प्लस 0 और दूसरी बनेगी आपकी 2q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जितने रहेंगे उतने ही नंबर यहाँ पे बनेंगे। ये देखिए अब आप इसको, ये देखिए यहाँ पे 0 है, मतलब ये कुछ नहीं है, यानी सेम है। और जब 2 के मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल में है, तो ये क्या होगी आपकी समपूर्णांक होगी। क्या होगी, समपूर्णांक होगी। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धनात्मक समपूर्णांक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका, तो ये 2 के मल्टीपल में यहाँ पे अगर इसका हम यहाँ पे 2 कॉमन होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः जो आपका 2q एक धनात्मक समपूर्णांक होगा, साथ ही 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। ठीक, अब आप देख, तो आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और आप बुक की एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसमें ऐसे ही बताया गया है, बस थोड़ी उसमें वर्डिंग ज़्यादा कर दिया, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेन है समझ में आना चाहिए कि ऐसा इसने क्यों किया है, ताकि आप पेपर में जब बैठे, एग्जाम देने बैठे, इसका सलूशन लिखें, तो क्या हो, आपको माइंड में वो होना चाहिए कि हमको हाँ ऐसे लिखना है। बाकी तो आप कितने भी तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तब आपको अच्छे से आप लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी तरह के और एग्जाम्पल्स। देखिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जो कि सेम वैसे ही है जैसे हम लोग 2 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बुक में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और या फिर 4q प्लस 3 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे विषम लगाया, तो यहाँ पे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यानी कि यहाँ पे फिर से हमको विषम सम फाइंड आउट करना है। तो जब हम सम फाइंड कर लेंगे तो विषम ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए हम दोनों को फाइंड करते हैं। देखिए सोल्यूशन में देखते हैं। हमने बताया था आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लेना है, b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ पे r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, b से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमारा b का मान क्या दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है आपका कितना, 4 दिया हुआ है, तो आपका r का मान इससे छोटा होगा, यानी 3 होगा या फिर 2 होगा, फिर 1 होगा या 0 होगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। जब इतना होगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे नंबर क्या बनेगी, पहली नंबर बनेगी, यानी कि 4q प्लस 0, फिर दूसरी बनेगी 4q प्लस 1, फिर आपकी तीसरी बनेगी 4q प्लस 3, यहाँ पे आप n1 n2 n3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर है, कोई भी विषम पूर्णांक नंबर हो सकती है। हम यहाँ पे a लेकर के माने, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूला में a लिया हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। यहाँ पे देखिए 0 1 2 हमने लेना भूल गए थे, 2 और 3 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमको सम विषम करना है। अगर यहाँ से आप 0 है मतलब कुछ नहीं, यानी आप यहाँ पे इसको 2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये देखिए
2 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगी आपकी समपूर्णांक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समपूर्णांक होगी। अब इसमें आप 2 के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, यानी ये क्या होगी? विषम पूर्णांक होगी। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 1 है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 बाहर अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ पे 2 क्यों बचेगा और यहाँ पे आपका 1 बचेगा। 1 कैसे? 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ये आपका आया। यानी आपका ये क्या हो जाएगा? आपका समपूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपूर्णांक हो जाएगा। ठीक है। और इसको देखिए, इसको भी हम नहीं लिख सकते, तो ये यानी कि आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक। सम का मतलब इवन इंटीजर्स हो जाएगा, विषम का मतलब ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक। अब इसका हम आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ये आ गया आपका। बस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पूछा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो सकता है आपका, कि हाँ 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे अतः करके लिख सकते हैं कि अतः है ये जो आपका 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। बस आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 था और आगे एग्जाम्पल नंबर 3 था और हम आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, जो कि थोड़ा अलग है लेकिन है एचसीएफ है। ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि एचसीएफ ही निकालना है या फिर कुछ और, क्योंकि उसमें डायरेक्टली नहीं बोला। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं। एक मिठाई विक्रेता है, यानी कि हम अगर लिख लेते हैं कि स्वीट सेलर के पास कितनी मिठाइयाँ हैं? 420 काजू की बर्फियाँ हैं। ठीक है। ये किसकी हैं? काजू की हैं। क्या है? काजू की हैं। उसके बाद बोलता है और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 130 किसकी हैं? 30 बादाम की बर्फियां हैं, इसने बोला। अब देखिए इसमें बोला है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। ढेरिया मतलब गट्ठर है ना, ग्रुप बनाना चाहती है। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। समान शब्द आया। समान से क्या होता है? मतलब कॉमन। क्या हो? कॉमन, दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब यहाँ पे SCF, सी का जो मतलब कॉमन होता है वही यहाँ पे मिलना। तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम के यहाँ पे लॉजिक क्या है? देखिए जैसे हमारा SCF होता है, हम कैसे पहचानेंगे? इसमें SCF निकालना है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली नहीं बोला है। तो यहाँ पे कॉमन शब्द यानी समान बोल दिया है, आप देख पा रहे होंगे। और वो बोल रहा कि न्यूनतम स्थान घेरे। और जब हम इनका जोड़ा बनाएंगे, ढेरियां बनाएंगे, तो न्यूनतम तभी स्थान घेरेंगे जब हम बर्फियों की संख्या बढ़ा देंगे और उसमें कम से कम ढेरियां बननी चाहिए। यानी ढेरियां तभी कम से कम बनेगी जब बर्फियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए यानी हाईएस्ट से हाईएस्ट लिया जाए, मतलब यहाँ पे SCF पूछ रहा है। ठीक है। तो कॉमन मिला, हाईएस्ट मिला, तभी आपका न्यूनतम स्थान घेरेगा, मतलब कम से कम ग्रुप बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि ऐसे मान लीजिए ढेरिया बना रहा। ठीक है। ये ढेरिया बना रहा। अब इनमें कितनी कितनी रखे कि कॉमन भी आए यानी समान भी आए और ढेरियां कम से कम बने। और ढेरियां तभी कम से कम बनेंगी जब बर्फियों की संख्या ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा होगी तो इसी को हम क्या कहेंगे? हाईएस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट। जब ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे और इसमें कॉमन भी हो, यानी कि इन दोनों में कॉमन भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? कॉमन कहलाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा, मतलब यहाँ से हमसे पूछना क्या चाह रहा है? SCF फाइंड आउट करना चाहता है। SCF जब फाइंड आउट करना चाहता है तो यानी कि पक्का ये एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम से निकालेंगे क्योंकि चैप्टर एल्गोरिथम का है। आइए देखते हैं। देखिए तो इसमें काजू की कितनी थी? 420 थी, बादाम की 130 थी। जब हमको पता चल गया है कि इनमें अब क्या निकालना है? SCF निकालना है और छोटी नंबर को आपको बाहर कर लेना है। अब देखिए मान लीजिए आपका 130 और ये 420 है, तो अगर ये हम 150 भी मान लें तो कम से कम आपका 1.5 यानी कि 1.5 दूना 300, 300 दूना 450, यानी कि यहाँ पे कम है, यानी एडजस्ट 3 बार हो सकता है। ट्राई कर लेते हैं।
ये 0 आया, 3 का 9 हुआ और आपका 3 एक कम 3 चला गया। आप क्या करें, घटा लीजिए, यहाँ 12 में आपका 9 जाएगा तो कितना आपका 3 बचेगा, ये आपका 0 हो गया। अब इसको पलटा लीजिए क्योंकि ये छोटी हो चुकी है, ठीक है, हमने आपको कई बार बता चुका है। अब देखिए यहाँ पे 30 हो गया, ये 30 है और ये आपका 120 है, 130 है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चौक 12 यानी कि 120 हुआ, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा आपका 4 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 शून्य 4 3 12, आपका कितना बचा 10। अब 10 बचा, इसको आप पलटा लीजिए, क्या कर लीजिए 10 30, आपका ये हो गया 0, रिमाइंडर 0 आया यानी HCF आपका 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, ये हमको केवल समझने के लिए, केवल क्या है, हमको ये समझने के लिए सिर्फ, ये आप रफ वर्क में कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरिकल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये केवल आपको रफ वर्क में करना है जिससे आपको लिखने में सहायता हो। अब आप क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय इस तरह करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक। अब क्या करेंगे आप, एल्गोरिथ्म से करेंगे तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 420 आपको लाना है, तो क्या करेंगे 130 गुणे 3 करेंगे और प्लस में 30 जोड़ेंगे क्योंकि आपका रिमाइंडर 30 आया हुआ। फिर आप सेकंड स्टेप यहीं पे लिख लेंगे, ये 130 हुआ। अब आपको स्टेप लिखना नहीं जरूरी है, यहाँ पे 130 और आपका ये 30 हुआ, 30 इंटू आपका भागफल कितना आया था 4 आया था और आपका कितना रिमाइंडर यानी 10 आया था, आप 10 यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका हो गया। फिर आप थर्ड नंबर लिख लीजिए, आपको 30 लाना है, तो 30 करेंगे आप तो क्या आपका 10 गुणे यहाँ पे 3 हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल की सहारा लेंगे और एग्जाम्पल में देख पा रहे हो आप क्या लिखा हुआ है बुक में, अतः 420 130 का HCF 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 420 एवं 130 का HCF कितना होगा 10 होगा। और 10 होगा तो इसलिए सो आपका क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक प्रकार की, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहेंगे आप, है ना, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्या बोला था क्वेश्चन में, प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता कितना 10-10 यानी कि 10-10 क्या लेगा, 10-10 की ढेरी क्या करेगा, बना सकता है, 10-10 की ढेरी बना सकता है। यानी आप जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा ही आप आंसर देंगे, है ना। यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमने बोर्ड पे नहीं लिखा ताकि हमको आसानी हो, और हम बुक की सहारा से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में यही पूछा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मतलब बर्फियों की संख्या ले कि कम से कम ढेरियाँ आए, लेकिन कितनी बर्फियाँ रखे। तो आप देख पा रहे हैं 10-10 ढेरी बना सकता है वो 10-10 की, ठीक है। तो आपको ये आंसर, यहाँ पे आपको स्टेप नहीं लिखना है, लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ठीक है। आप एग्जाम्पल का हेल्प ले सकते हैं, तो उसमें जैसा बताया हुआ ऐसा भी आप कर सकते हैं। आइए हम लोग अब एक्सरसाइज में चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जैसे क्वेश्चन थर्ड में आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे या बुक में, मैं देख पा रहा हूँ बुक में। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे थोड़ा सा क्योंकि इसमें भी समझने वाली बात, इसमें कहीं भी नहीं पता चल रहा है, डायरेक्टली नहीं पता चल पा रहा कि HCF निकालना या फिर किस अध्याय का क्वेश्चन है। तो हम लोग उसमें क्वेश्चन में ही क्लू निकालेंगे और उसके सहारा से हम जान पाएंगे इसमें रियल में फाइंड आउट क्या करना है। देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। यानी आर्मी जो हमारी है वो कितनी है, 616 सदस्यों की है, 616 सदस्यों की है। और बैंड जो हमारा आर्मी बैंड है वो कितना, हमारा आर्मी बैंड यानी 32 सदस्यों वाला है।
32 सदस्यों वाला इतना हमने यहाँ पे कॉमन लिख लिया। अब कह रहा पीछे मार्च करना। पीछे मार्च का मतलब कि कितने लोगों के पीछे मार्च करे बैंड, कि मतलब वो सबको एडजस्ट कर सके, सबको कवर कर चुके। ठीक है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। समान स्तंभों वाले यानी कि कॉमन पोल में करना है, मतलब कॉमन शब्द यहाँ पे मिल गया, यानी कि कॉमन शब्द आया जो एचसीएफ का सी का मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ से कॉमन हुआ। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, स्तंभों की अधिकतम हाईएस्ट संख्या क्या है, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसमें एचसीएफ निकालना है, यानी यहाँ पे हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले आप अपने हेल्प के लिए यहाँ पे कर संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर कर देना है। ये हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए 61 और यहाँ 32 है तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 32 दूना 62 हो जाएगा। तो आपको 32 से कम 32 रख लेना और यहाँ पे घटा देना। यहाँ पे 11 में 2 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, और यहाँ पे आपका ये आपका बचा 5, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ये 29 और ये 6 आया, आपका 296 आया। 296 आया नहीं 300 के लगभग आया। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे अगर इसको हम 30 मानते हैं तो 30 का गुणा 10 में करेंगे तो 300 आएगा, यहाँ पे 300 के लगभग। लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 ज़्यादा है, ऑलरेडी 2 ज़्यादा और यहाँ पे ज़्यादा आया, तो यानी कि आपका 9 बार जाएगा। 9 बार आप ले जाइए। 9 दूनी 18 की 8 आया, 1 9 त्रिक 27 1 28, ये आपका गया। ठीक है, अब इसमें आप माइनस कर दीजिए तो ये आपका क्या हुआ, 16 में 8 गया तो 8 बचा, और ये आपका कितना हुआ, यहाँ पे 8 में 8 गया तो 0 0। अब आप 32 को अंदर कर दीजिए क्योंकि रिमाइंडर छोटा आ चुका है, तो 8 चौक 32, आपका ये क्या हुआ 32 हो गया। 32 हो गया यानी रिमाइंडर आपका 0 आया। जब 0 आ गया तो एचसीएफ क्या होगा, ये 8 होगा। आपको इस तरीके से पता चल चुका है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे। ये आपका होगा कितना, 616 को हमने लिखा कितने में, 32 गुणे 19 प्लस आपका आया कितना, ये आप देखिए यहाँ पे आपको मिल गया है। ये आपका स्टेप यहाँ तक चला है, यानी यहाँ तक आपने पलटा है, तो आपको ये रिमाइंडर लेना है। 8 आया आपका, और यहाँ से आपको करना है अब ये सेकंड वाला, तो 32 बराबर 32 लाना है, तो 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 हो गया, प्लस आपका कितना 0 आया। और जब 0 आ गया तो आपको क्या करना, अब यहाँ से आपका जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में किया था वैसे भी यहाँ पे लिख लें। तो पहले हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अतः 616 एवं 32 का एचसीएफ कितना रहा, 8 है। जब 8 है तो इसलिए अब क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर रहे हैं। अधिकतम संख्या बोला है किसकी, स्तंभों की, तो इस लिख लेंगे। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। यानी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है लास्ट में। जो यहाँ पे सो दैट या इसलिए जो भी लिखा जाता है हैंस दैट जो भी, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, वो हमेशा क्वेश्चन अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसको स्टेप भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते, क्योंकि थ्योरिकल क्वेश्चन है तो इसमें आपको स्टेप नहीं बताना है, डायरेक्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका देख पा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, उसमें फिर से आपका एक अलग तरीके से प्रमेयिका फिर से आ गई है आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखिए। जैसे 4th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि आप बुक में भी देख सकते हैं या फिर यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पे भी आपका धनात्मक पूर्णांक बोला है, ना कि सम विषम बोला है। यहाँ पे सम विषम की बात नहीं किया है, केवल धनात्मक पूर्णांक की बात किया है, यानी वो पूर्णांक है कि नहीं है।
ठीक है, ये देखना है। और इसके रूप का होता है यम के लिए, यम के लिए मतलब उसमें क्यू के लिए था, इसमें यम के लिए। ठीक है, तो इसमें ये हमसे पूछा है। तो आइए हम उसी तरह इसको करते हैं, सिर्फ इसमें वर्ग करके देखना है। क्या देखना है? वर्ग। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फार्मूला इसका लिख लीजिए, बी क्यू प्लस आर, जिसमें से आपका क्या होता है, आर की वैल्यू b से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो r का मान कितना आ जाएगा? या तो आपका 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्या होगा? 0, 1 या 2 होगा, जैसा मैंने बताया था। तो देखिए आपकी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट नंबर क्या बनेगी आपकी? यहाँ पे b के स्थान पे एक बार 0 रख दीजिए, यानी कि आपका ये 3 आपका b के स्थान पे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या बनेगी आपकी? यहाँ पे 3q प्लस आपका r के स्थान पर एक बार 0 रख देंगे। ठीक है, और एक बार आपको क्या करना है? 3q प्लस आपका 1 करना है, और आपको एक बार क्या करना है? आपको 3q प्लस 2 कर लेना है। ठीक है, अब इसको आपको क्या कह रहा है? वर्ग करने के लिए बोला है, तो आप वर्ग इसका कर दीजिए। अगर आप इसका वर्ग करते हैं, 3q का वर्ग करते हैं, ये देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका करते हैं तो क्या मिलेगा आपका? 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा? 9 स्क्वायर मिलेगा। अब आप यहाँ से फिर देख सकते हैं, अगर हम इसको फैक्टर करें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में कि 3q स्क्वायर। ये आपने लिख लिया। देखिए 3 के मल्टीपल में जब हमने लिख लिया, जब लिख लिया तो आप लोग जानते हैं कि ये 3 हो गया, और ये हमारा कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, तो ये हमारा m हो गया, तो यहाँ पे हमारा 3m हो गया। आई होप की समझ में आ गया। अब सेकंड देखते इसका वर्ग करते हैं, तो 3q प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका a का स्क्वायर करेंगे 3 का 9q स्क्वायर आया, अब प्लस आपका फिर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन आपका 2ab होता है। 2a का मान आपका 3 है, b का मान आपका 1 है, तो कितना 2 3 6 यानी 6q आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 6q, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल वर्ग, a प्लस ए का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो आप इसी के मदद से आप कर लेंगे। पहले a का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 3q है, तो 3 3 का 9 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 2ab तो 2 रखे हमने, और फिर a का मान 3 है और b का मान 1 है, 3 दूनी 6, 6q हो गया आपका। यहाँ b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा? इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा? इसमें से 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? 3 दूनी 6 यानी 2q बचेगा, और प्लस हमका 1 अलग है हमारा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम करते हैं बराबर तो क्या मिलेगा हमारा? ये देखिए 3 है, और ये टोटल हमारा क्या हो गया? m हो गया। ठीक है, तो 3m हो गया हमारा, 3m अब प्लस हमारा 1 मिला। ठीक है, ये देखिए 3m प्लस 1 हमारा मिल चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए अगला हम देखते हैं, तो अगला कैसे करेंगे हम? यहाँ पे इसका वर्ग करते हैं, 3q प्लस 2 का वर्ग करते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? 3 त्रिकाई 9q स्क्वायर, अब प्लस आप जब 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 किए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, 12q आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो अगर इसको हम थोड़ा फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए यहाँ पे हम फैक्टर करके लिख लेते हैं, 3 गुणे 3q स्क्वायर, अब प्लस इसको 3 गुणे 4q कर लेते हैं, और इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे आप? 3 कॉमन लीजिए तो आपका 3q स्क्वायर बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो 4q बचेगा, 3 यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 1 बचेगा, और लास्ट में 1 आपका ये बाहर कर दीजिए। तो देखिए आपका ये 3 हो गया, और ये पूरा आपका m हो गया, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट करते हैं q का तो एक पूर्णांक संख्या ही निकलेगी, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। यहाँ पे आपका धनात्मक आएगा तो आपका पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा। ये आपका +1 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए आप इसमें यही बोला था कि अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें तो वो या तो
3m होगा, ये देखिए 3m होगा, या तो 3m+1 होगा, 3m+1 होगा, 3m+1 होगा। यानी आप कोई भी संख्या ले लीजिए धनात्मक पूर्णांक, उसका अगर आप वर्ग करते हैं तो आपका 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में वो जरूर प्राप्त होगी। आई होप कि आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन या तो 9m होगा, या तो 9m होगा, या तो 9m+1 होगा, या तो फिर 9m+8 होगा। यानी कि आप कह रहा कि अगर किसी पूर्णांक का अगर हम घन करें, घन क्यूब करें तो या तो 9m के रूप में होगा, या तो 9+1 के रूप का होगा, या तो 9+8 यानी कि इसके रूप का होता है। कैसे होता है ये प्रूव करके आप बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9m 999 की बात कर रहा है। जब 9 की बात कर रहा है तो ये आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पे मान लेंगे ये पूर्णांक आपने 3 लिया है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूला आप लिख लीजिए BQ + R, जहाँ पे R आपका क्या हो सकता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन आपका छोटा होगा किससे, B से। ठीक, तो यहाँ पे आपका B का मान क्या हो जाएगा 3, आप पूर्णांक ये मान लेंगे तो R आपका क्या हो जाएगा 3 है, तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक, तो आपकी संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या बनेगी आपकी A1 बराबर, यहाँ पे बन जाएगी आपकी 3q + 0, 3q + 0, और दूसरी बन जाएगी 3q + 1, और तीसरी बन जाएगी आपकी 3q + 2। ये आपकी 3 बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें घन बोला है, क्यूब बोला है, तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे अगर आप तो क्या लिख सकते हैं, 3 नंबर ये आपका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 3 × 3, यानी जिसकी पावर 3 है तो उसको 3 बार हम लिख लेंगे। तो 3 × 9 हो जाएगा, 9 × 27, यानी आपका कितना है 27, और क्यूब आपका ये हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका अगर 3 इसमें से बाहर निकाल लें, आपका यदि हम इसमें से 9 बाहर निकाल लें तो आपका अंदर क्या बचेगा 3 क्यूब बचेगा। ठीक, और जब आपका क्यूब बचेगा तो ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया आपका m हो गया, यानी 9m आपका आ गया। ये आपका क्यू क्या है, इसमें कोई अगर रखेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर तो प्राप्त होगा, और जब इंटीजर्स प्राप्त होगा तो वो m का मान होगा। अब देखिए इसका क्यूब करते हैं हम। ठीक, अगर इसका क्यूब करते हैं तो क्यूब के फार्मूले से अगर आप करते हैं आपको मिलेगा 27 क्यूब का क्यूब + 27 का क्यू स्क्वायर प्लस आपका 9 क्यूब + 1 मिलेगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से अगर फैक्टर करेंगे तो इसमें से आपका अगर 9 निकालते हैं सभी से तो क्या मिलेगा, आपका 9 निकालेंगे तो 9 आप इसमें से निकाल लिए अगर, तो क्या मिलेगा आपको 9 × 27 यानी 3 क्यूब मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा आपका 9 × 27, इसमें भी आपको क्या मिलेगा 3 क्यूब का स्क्वायर मिलेगा। इसमें से 9 निकाल लेंगे तो आपको क्यूब बचेगा, और ये आपका बाहर 1 बच गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 9, और ये आपका m हुआ, यानी कि m अब +1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब देखिए अगर इसको भी हम करते हैं, अगर 3 क्यूब + 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो है 27 क्यूब + 54 क्यू का स्क्वायर प्लस आपका 36 क्यूब + 8 आपका, इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे +b का क्यूब का तो ये आपको प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो इसमें से आप अगर कॉमन निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, अगर 9 बाहर निकाल लेते तो आपको क्या बचेगा 9 × 27 यानी 3 का क्यूब मिलेगा, अब प्लस आपका यहाँ पे मिलेगा कितना 9 × 54 होता है, तो आपका 6 क्यू स्क्वायर मिला, और आपका यहाँ पे 9 × 4 = 36 होता है तो 4 क्यू मिला, और ये आपका 8 बाहर अकेला बच गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका यम हुआ तो आपका ये यम आ गया और +8 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका अगर हम किसी धनात्मक पूर्णांक अगर हम घन करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है 9m के रूप का, या फिर आपका 9m + 1 9m + 1 का रूप का प्राप्त होता है, या फिर 9m + 8 9m + 8 के रूप का
प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन में यही पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो आपको ये बस यहाँ पे यही थोड़ा सा समझना था, बाकी और ज़्यादा इसमें नहीं समझना। तो इसमें अब आपको अतः लिख देना है। क्या लिखना है? अतः करके आपको लिख देना है। कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए इसको आप नीचे लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आप लिख लीजिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बस आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और मैं बेटर से बेटर देने की कोशिश किया हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपको एक बार आप लगाइए, 2 बार लगाइए, वीडियो को बार बार देखिए जब तक आपसे आने ना लगे, और आप अगर थोड़ा सीरियस होकर अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि हमने सबसे इजी वे में समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन। आप अगर ये लिख करके सर्च करते हैं बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन, तो हमारा उसमें अपने यूट्यूब चैनल का लोगो दिखेगा आपको, और उसमें आपको आकर के हमसे डायरेक्ट आप चैट करके अपनी क्वेरी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको PDF या फिर हैंड राइटिंग के नोट से मैं सॉल्व करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो और हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा हो, आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें SMS के ज़रिए बताइए कि आपको हमारा ये मतलब एक्सप्लेनेशन या हमारा तरीका कैसे आपको लगा। ज़रूर आप अपना ओपिनियन दीजिए हमें, ताकि हमको ये पता चल सके कि हाँ, हमारे पढ़ाने का मतलब आपको एक समझाना है, बेहतर तरीके से समझा पाना है, तो हम वो काम कर पा रहे हैं। अगली बार से हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको समझाने के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल तब तक बने रहिए, अब बार बार देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।